नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जल रहा है और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह शरीफ उस्मान हादी जो इनकलाबी तलबा लीडर थे उनका कल कत्ल किया गया। उसके बाद बांग्लादेश में ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो गए हैं और एहतजाजी मुजाहरे आपको बता दें कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया है, यानी हिंदुस्तान के मुखालिफ यानी हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरों में तब्दील हो गया है। और बांग्लादेश से यह खबर भी आ रही है कि हर तरफ तलबा एहतजाज कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जो हुकूमत की यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह जो हुकूमत कायम की गई आर्जी उसकी क़ियादत कर रहे हैं और वो फिल वक्त काफ़ी परेशान हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तालिब इल्म को या स्टूडेंट लीडर को कत्ल किया गया है उस कत्ल के बाद बांग्लादेश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन कातिलों ने इस तालिब इल्म लीडर को या तलबा लीडर को कत्ल किया है वो हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं। बांग्लादेश से इस तरह की इतलात आ रही हैं, लेकिन अगर हमारे हम मीडिया की बात करते हैं तो आपको बता दें कि वहाँ इससे ये इतलात आ रही है कि एक गैर मुस्लिम शख्स को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो बहरहाल अब बांग्लादेशियों ने भी हिंदुस्तान में जो हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात होते हैं उससे सीख लिया है और बुराई और जो गंदगी होती है बड़ी तेजी से फैलती है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह के जो हालात हैं, इस तरह के जो यानी बांग्लादेश में यानी फसादात फूट पड़े हैं, एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े हैं, उससे तो यही लगता है कि पड़ोसी ममालिक की जो फितरत है वो एक ही है। मिसाल के तौर पर अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान में मजहबी जुनून पसंदों ने वहाँ लोगों का जीना हराम कर दिया है। दहशत गर्दाना वाक़यात रोज़ का मामूल बन गए हैं, लोगों का कत्ल किया जाता है, मसाजिद में बम धमाके किए जाते हैं और आप देखेंगे कि मजहबी जुनून पसंदी को बढ़ाने के नतीजे में ये वाक़यात पेश आते हैं। हिंदुस्तान में भी उसी तरह की मजहबी जुनून पसंदी 2014 से फरोग पा रही है और इस कदर ज्यादा फरोग पा रही है कि हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में बेशुमार मुसलमान अब तक शहीद हो चुके हैं। हद तो यह है कि यानी कई नाम के जिहाद के साथ मुसलमानों को जोड़ा गया है और मुसलमानों को तोड़ा गया है। इस तरह की खबरें भी हम आपको बताएंगे। तो बहरहाल शरीफ उस्मान हादी स्टूडेंट लीडर है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब उन्हें गोलियां मारी गई थी वो शदीद जख्मी हो गए थे, बांग्लादेश में उनका इलाज नहीं हो सका, सिंगापुर उन्हें मुंतकिल किया गया था इलाज के लिए, लेकिन वो अपने जख्मों से जाम न हो सके। इस सिलसिले में कहा जाता है कि जिन लोगों ने उनको गोलियां मारी थी या जिन मुश्तबा मुल्ज़िमीन ने उन्हें गोलियां मारी थी उनमें से एक की बीवी को, उसके माँ को, उसके बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में यानी हिंदुस्तान में दाखिल हो गया है और हिंदुस्तान में पनाह ली है, ये बात की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। एक गैर मुस्लिम शख्स को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाकर जिंदा जला दिया गया है, इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन याद रखिए, जिंदा जलाना या किसी इवन आप किसी चूंटी को भी जिंदा नहीं जला सकते, चूंटी को भी जलाकर मौत नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं। और अगर मुसलमान हैं तो समझिए कि मुसलमान कभी किसी पर जुल्म नहीं करता और ना जुल्म करना चाहिए। अगर आप बांग्लादेश में अक़लियत में अगर हिंदू हैं तो उनका दिल जीतिए, मोहब्बत से जीतिए, प्यार से जीतिए और आप यकीन मानिए कि इस्लामी तालीमात में इस कदर जान है कि अगर आप सच्चे दिल से उन्हें ये बताएंगे कि हाँ आप हमारे पड़ोसी हैं और आपकी जान की, आपके माल की, आपकी इज्जत की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है बहैसियत मुसलमान, तो यकीन मानिए कि आपका पड़ोसी आपसे खुश रहेगा। और अगर जिसका पड़ोसी आप खुश ना हो तो समझिए कि उसे अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ होता है। सज्जा साहब, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए फ़िलहाल बांग्लादेश की हालत बहुत संगीन हो गई है, वहाँ की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है। अब देखिए चटगांव जो दूसरा बड़ा शहर है बांग्लादेश का, चटगांव में इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर पे हमला किया गया, वहाँ पे पथराव किया गया, संगबारी की गई, हाई कमीशन के दफ्तर पे चढ़ाई करने की कोशिश की गई और एहतजाज देखिए, पहले ही एहतजाज शुरू हुआ ढाका में
उस्मान शहीद की जो है उस्मान की मौत के बाद जो है ये शुरू हुआ ढाका में। फिर ढाका के बाद अब ये तेज़ी से बांग्लादेश के दूसरे शहरों में फैलता जा रहा है। चट्टगांग जो है साहिली शहर है बांग्लादेश का और दूसरा बड़ा शहर कहलाता है, उसको एक तिजारती मरकज़ भी माना जाता है। वहाँ भी अब ये तशद्दुद फूट पड़ा है और बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी में जो अब कहा जा रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी इस एहतजाज का मरकज़ बन गया है। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो है शेख मुजीबुर रहमान हॉल था। वहाँ पे मुजीबुर रहमान को जो है बांग्लादेश में बाबा कौम कहा जाता रहा है। शेख हसीना के वालिद हैं वो। शेख मुजीबुर रहमान हॉल को तहस नहस कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर को तबाह ताराज कर दिया गया। उनकी याद में जो घर कायम किया गया था वहाँ पे बांग्लादेश में बाबा कौम की हैसियत से उनका जो मकान था, उनकी जो अशिया थी वहाँ पे रखी गई थी नुमाइश के लिए। एक म्यूज़ियम के तौर पे जो है वो घर इस्तेमाल होता था, जहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान के इस्तेमाल की अशिया वहाँ पे मौजूद थी। उनके कपड़े, उनका फर्नीचर, उनकी अशिया, यहाँ तक कि उनका टाइपराइटर भी वहाँ पे मौजूद था, जिस पे कि वो जो है मुख्तलिफ जो है अहकामात या फिर जो है बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम पे उन्होंने जो तहरीरें टाइपराइटर से टाइप की थी उसको तक, उस टाइपराइटर को तक तोड़ के जो है पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। पूरे घर को तबाह कर दिया गया वो मुजीबुर रहमान के। और फिर ये ढाका यूनिवर्सिटी में उनका नाम पे जो हॉल था, उस हॉल को उनका बोर्ड निकाल के वहाँ पे शेख उस्मान हॉल का बोर्ड लगा दिया गया है। शेख उस्मान, शरीफ उस्मान हाजी, शरीफ उस्मान हादी जो है, शरीफ उस्मान हादी शहीद हॉल का नाम उसको दिया गया है। तो बहरहाल जो है हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर है। आप जैसा कि जो है वहाँ के जो सरबराह हैं क़य्यूम मोहम्मद यूनुस साहब जी माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के सरबराह हैं, जो नोबल इनाम याफ्ता भी हैं और बांग्लादेश की मईशत को जो है एक बड़ी ताकत में बदलने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो मोहम्मद यूनुस ने जो है पहली बार, ये गुज़िश्ता रोज़ से ये जो है सिलसिला चल रहा है, जब से उस्मान की जो है मौत की खबर आई है उस वक्त से ये जो है एहतजाज चल रहा है। तो मोहम्मद यूनुस ने आज पहली बार जो है कौम से खिताब करते हुए उन्होंने जो है अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की और उन्होंने साफ़ तौर पे इंतबा दिया कि तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है और तशद्दुद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल वो जो है बहुत खुले अल्फाज में उन्होंने जो है ये कहा है कि तशद्दुद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और उनका एक कहना था कि जो भी हुआ है उस्मान की मौत के जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जिस तरह का तशद्दुद, देखिए पहले एक एहतजाज था ढाका में, एक एहतजाजी मुजाहरा जो है शुरू किया गया, एक जुलूस निकाला गया था और देखते ही देखते वो जुलूस जो है तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, दुकानों को आग लगाई जाती है, हत्ता कि मीडिया के इदारों को भी जो है आग लगाई गई। बहुत सारे मीडिया के इदारों को, जिन मीडिया के इदारों को आग लगाई गई है उनके बारे में मुजाहिरीन का ये कहना था कि ये प्रो इंडियन है ये इदारे। मतलब ये कि अब मीडिया के नुमाइंदों को भी नहीं बख्शा गया है। तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आप मीडिया पे हमला नहीं कर सकते, मीडिया के नुमाइंदों पे हमला नहीं कर सकते, मीडिया के इदारे को जला नहीं सकते। वहाँ के एक जो है दफ्तर को मीडिया के पूरी तरीके से खाकस्तर कर दिया गया है, पूरे जला के रात में ही इसको आग लगा दी गई थी। आज वहाँ पे सिर्फ जो है ढांचा है। तो बहरहाल जो है इस तरह के हालात वहाँ पे पैदा हो गए हैं और इन हालात पे सबसे ज़्यादा तशवीश अगर किसी को है तो वो इंडिया को है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि चटगांव में हाई कमिश्नर के दफ्तर पे जो हमला किया गया, इसको लेकर हिंदुस्तान तशवीश ज़ाहिर कर रहा है। अब देखिए अपोजिशन लीडरों ने भी जो है इस पर अपने तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत पर जोर दिया है कि बांग्लादेश में मुकीम हिंदुस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, उनके अगर मुमकिन हुआ तो उनको हिंदुस्तान लाने के इक़दाम किए जाए। और फिर एडवाइज़री भी जारी की गई है दफ्तर ख़ारिजा की तरफ से कि हिंदुस्तानी अवाम को कहा गया है कि वो अपने घरों से ना निकलें, वो जहाँ हैं वहीं बन रहें और जो है सफारत खाने से राब्ते में रहें,
और जो है उनका लोकेशन सिफारत खाने को, अगर वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, हिंदुस्तान लौटना चाहते हैं, तो वो उनका लोकेशन सिफारत खाने को मेल कर दें। सिफारत खाना कोशिश करेगा कि उन तक पहुँचे और उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाल के इंडिया पहुँचाए। तो इसके लिए सिफारत खाना कोशिश करेगा। फ़िलहाल जो है पूरे ढाका में जो है अफरा तफरी का माहौल है। कर्फ्यू वहाँ पे लगा दिया गया है, फ़ौज को दे दिया गया है, शहर को फ़ौज के जो है हवाले कर दिया गया है। तो ये सारी जो है सिचुएशन यकीनन एक नई उस्ताद को वहाँ पे जो है पैदा कर रही है। अब देखिए, देखने वाली बात ये है कि ये जो नई तहरीक चली है ये क्या शक्ल इख्तियार करती है, और वहाँ बांग्लादेश के जो हालात जो बिगड़े हैं वो हालात जो है कैसे काबू में आते हैं। अब तो बांग्लादेश पूरी तरीके से अदम इस्तेहकाम का शिकार, बिल्कुल अजीब व गरीब हालात का शिकार हो गया है। हिंदुस्तान की जो करेंसी थी बांग्लादेश की करेंसी से कमज़ोर थी, अब हालात जो बांग्लादेश के हुए हैं वो तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि जहाँ पर मजहबी जुनून पसंदी आ जाएगी वहाँ तबाही ज़रूर आएगी। पाकिस्तान इसकी मिसाल है, और हिंदुस्तान में भी ये आप देखेंगे कि मजहबी जुनून पसंदी किस तरह बढ़ती जा रही है बीजेपी हुकूमत में, और बीजेपी हुकूमत अच्छी तरह जानती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो मजहबी कायदीन है और मजहबी जुनून पसंद है वो किस तरह के बयानात जारी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान में भी हुकूमत को या हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं उन्हें फरार होना पड़ेगा और पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेनी पड़ेगी। वैसे भी आप नाज़रीन बता दूं कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो उन्हें हिंदुस्तान ने पनाह दी है, हिंदुस्तान में वो पनाह लिए हुए हैं। और बांग्लादेश की जहाँ तक बात है, अब आप देखिए कि बांग्लादेश में भी एक बीमारी जो हिंदुस्तान में पहले से ही फ़रोग पा रही थी, यानी हजूमी तशद्दुद की जो बीमारी है वो दाखिल हो गई है। वहाँ पर एक गैर मुस्लिम भाई को जिंदा जला दिया गया है, हुजूम तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब तक उस खबर की तौसीक नहीं हुई है। ताहम जो गोदी मीडिया है इस तरह की खबरें शाये कर रहा है। वैसे भी अगर आप किसी तालिब इल्म या इनकलाबी तालिब इल्म लीडर की कत्ल की बात करते हैं तो शरीफ उस्मान हादी के बारे में कहा जाता है कि ये इनकलाब मंचा जो है ऑर्गेनाइजेशन है तलबा की, वो उसके तर्जुमान थे, और उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप भी जारी किया था जिसमें हिंदुस्तान के कई हिस्सों को उसमें शामिल किया गया था। तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की ईमा पर यह कत्ल किया गया है और इसी वजह से हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत हिंद ने इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह कर दिया है, और वहाँ जो हमारे शहरी हैं उन्हें हिंदुस्तान वापस लाने की कोशिशें जारी है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात इंतहाई संगीन हो गए हैं, इंतहाई अबतर हो गए हैं, और वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं इंतहाई जज्बाती है और पार्टी लेवल पर जो काम करते हैं, एक दूसरे की सियासी जो अदावत होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है, और वहाँ सियासी इंतखाब भी बहुत ख़तरनाक अंदाज में लिया जाता है। शेख हसीना वाजिद हिंदुस्तान में है, और आपको बता दूं कि उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने कई जमात इस्लामी के कई उलमा को, कायदीन को, और इवन आप देखेंगे कि सरकारी अहदेदारों को भी मौत के घाट उतारने में अहम किरदार अदा किया है। अगर आप इस तरह लोगों को कत्ल करते रहेंगे तो फिर लोग भी आपको कत्ल करने के लिए उठ खड़े होंगे, ये सोचना चाहिए सियासी कायदीन को। और आज जो इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे हैं, जुनून पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं और मजहबी जुनून पसंदी को फ़रोग दे रहे हैं, तो उन्हें बांग्लादेश से और पाकिस्तान से इबरत हासिल करने चाहिए कि उनकी ममालिक के हालात क्या हो गए, उनकी करेंसी की क्या वैल्यू रह गई है, आलमी सतह पर उनका क्या इमेज बाकी रह गया है, ये सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा जो है, चूँकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, जी हाँ, सीधी सी बात है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो पड़ोसी मुल्क होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश की सिचुएशन पे हम ज़्यादा जो है चौकन्ना रहें, वहाँ के हालात पे हम ज़्यादा चौकन्ना रहें। देखिए, सिर्फ सियासत से काम नहीं चलेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शन आते हैं घुसपैठियों का मसला आता है, बांग्लादेशी घुसपैठी, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी जो है हो गया, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। देखिए, अभी बिहार में ये कहा गया कि जो है बांग्लादेशी घुसपैठी है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे आबाद हैं। SIR करवाया गया, SIR के बाद मालूम हुआ कि सिर्फ 6 से 8 लोग जो है गैर मुल्की थे। जी, कितनी शर्म की बात है, कितनी मतलब अफसोसनाक। ये अमित शाह को कुछ एहसास नहीं होता ये जब इल्जाम आ रहा है, वो लोग तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, कभी शर्मिंदगी नहीं होती, पूरा बांग्लादेश इंडिया में आ जाए उनको मतलब नहीं, यानी शर्मिंदगी नहीं होती इनको। हमारी हुकूमत है और हम कह रहे हैं कि दरअंदाजों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो क्या आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं या गिल्ली डंडा खेल रहे हैं आप? यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है अमित शाह के लिए।
आप होम मिनिस्टर हैं और आप ही कहते हैं कि इंडिया में तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा, फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने बिहार में जब SIR करवाया तो पूरी बीजेपी जो है एक ज़बान ये चीख चीख कर कहती रही कि बिहार में बांग्लादेशी दरअंदाज आ गए हैं लाखों की तादाद में। और जब SIR वहाँ पे हुआ तो सिर्फ 6 लोगों का जो है लिस्ट में नाम आया, जिसमें से भी 2 पाकिस्तानी ख़वातीन थे जो तकरीबन 30 साल से यहाँ पे क़याम पजीर थे। वो उनके माँ बाप माइग्रेशन करके गए थे वहाँ पे। मतलब एक है उनका केस भी बहुत संगीन या संजीदा नहीं था। उनका केस भी ऐसा था कि उनके माँ बाप गए थे और फिर उनके माँ बाप यहाँ लौट के आ गए थे, तो वो जो है वहाँ पैदा हुई थी, उनको फिर वो लेके माँ बाप यहाँ इंडिया आ गए थे और 30 साल से वो यहाँ पे क़याम पजीर हैं। तो बहुत हसास नहीं था ये मामला। तो बोलने का मतलब ये है रियाज साहब के अभी भी बसवा शर्मा को हम देख रहे हैं, बांग्लादेशियों की जो है खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वो भी आप उनके हर जलसे में देखिए बांग्लादेशी का जो है नारा बुलंद होता है, बांग्लादेशी यहाँ पे आ गए हैं आसाम में। आसाम की आबादी कम हो गई है, यहाँ बहुत तेज़ी से जो है बांग्लादेशी आबाद हो रहे हैं। और अफसोस इस बात का है रियाज साहब के जो है वाराणसी में जो यूपी का शहर है, मुक़द्दस शहर है, हिंदुओं के जो है अक़ीदे के मुताबिक ये जो है एक मुक़द्दस शहर है। वाराणसी में झोपड़पट्टी में पुलिस ने जो है वहाँ पे एक कार्रवाई शुरू की, बुलडोज़र कार्रवाई शुरू की। जी, बुलडोज़र की नहीं बल्कि तलाशी मुहिम। उन्होंने जो है उसका नाम रखा टार्च ऑपरेशन। अच्छा। उस कार्रवाई में पुलिस से पूछा गया कि आप ये वहाँ झोपड़पट्टी जो है उस इलाके में आप घरों में जाके लोगों से वो माइक में ऐलान कर रहे थे कि जो भी लोग हैं वो अपने अपने कार्ड लेके आ जाएं, आधार कार्ड जो भी आपका जो ID कार्ड है। तो उनसे पूछा गया कि आप जो है यहाँ क्यों तलाशी ले रहे हैं, तो उनका कहना था कि हम देख रहे हैं कि कहीं यहाँ बांग्लादेशी तो नहीं आ गए हैं। जी। आप इससे बड़ा अहमकाना फेल और क्या हो सकता है कि वहाँ बीजेपी की हुकूमत, वहाँ बीजेपी के बिल्डोज़र, वहाँ के हालात इतने संगीन हैं कि कोई भी जो है बांग्लादेशी या दूसरे मुल्क का घुसपैठिया वहाँ जाके रहने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर वाराणसी एक मुक़द्दस मकाम। इसका मतलब आप कमज़ोर है। बिल्कुल कमज़ोर हैं आप। वहाँ पे जो है झोपड़पट्टियों की तलाशी ले रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को कि आपके पास जितने लोग हैं उनके लिस्ट आपको ला के दीजिए, उनके ID कार्ड ले आइए वगैरह वगैरह। तो ये जो सिर्फ ऐसा मालूम होता है कि एक सियासत इनको करनी है हिंदू मुस्लिम की। देखिए बांग्लादेश से इनको मतलब नहीं है। बांग्लादेश से अगर वाकई मतलब होता तो शेख हसीना को यहाँ पे पनाह नहीं देते। जी हाँ। शेख हसीना को फ़ौरन वहाँ पे भेज दिया जाता। जबकि वहाँ के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, मौजूदा सरबराह हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जो है शेख हसीना को हमारे हवाले किया जाए। हमारी अदालत ने उनको फांसी दी है, उसके बावजूद जो है उनको हवाले नहीं किया गया बांग्लादेश के। तो बहरहाल जो है यहाँ पॉलिटिक्स करने के बजाय हमारी हुकूमत को, हमारे दफ्तर ख़ारिजा को, हमारे वज़ीर दाखिला को, सभी को बांग्लादेश के हालात पे गहरी नज़र रखनी होगी। और इस चाओस एंड कन्फ्यूजन, ये अफरा तफरी के दौर में अगर वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है दरअंदाजी करते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल तो मैं समझता हूँ कि पैदा ही नहीं होना चाहिए। अगर आपकी हुकूमत है, आप अहल है, आप बहुत ही चाबुक व चाक चौबंद है और आप एक्टिव हैं, बहुत ही चौकस हैं, तो फिर कैसे हिंदुस्तान में दरअंदाजी कोई कर सकता है? परिंदा पर नहीं मार सकता तो फिर हिंदुस्तान में दरअंदाजी कैसे कर सकता है? अगर फिर आप कह रहे हैं कि दरअंदाजी हुई है तो फिर आप नाकाम है, आप नाअहल है और आपको फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस काबिल ही नहीं है कि हुकूमत करें, क्योंकि आपकी हुकूमत में दरअंदाजी हो रही है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल पैदा हो जाता है। क्योंकि आप कोई 2 साल से या 1 साल से हुकूमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि 11 साल हो रहे हैं आपको हुकूमत करते हुए। क्या दरअंदाजों का आपने पता नहीं चलाया है? अगर चलाया है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपने कार्रवाई ये की है कि जो हिंदुस्तानी है, आप देखिए दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एक जोड़े को गिरफ्तार किया और ज़बरदस्ती उसे बांग्लादेश भेज दिया और कहा कि तुम बांग्लादेशी हो, जबकि वो आसाम से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ाब्ता उनके पास पूरे दस्तावेज़ात मौजूद थे, उसके बावजूद भी जानबूझकर बांग्लादेश भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस लाने का इजाज़त दी और फिर खातून और उसके बच्चों को वापस ला गया। और लेकिन शौहर वहीं पर बांग्लादेश में है। जी यकीनन देखिए, ये ऐसे
मतलब एक बाद वक्त ऐसा हो जाता है कि गैर इंसानी सलूक हो जाता है। अरे तुम खानदान को बिछड़ा रहे हो, तुम भी बिछड़ जाएंगे अपनी औलाद से तो क्या होगा। बिल्कुल, ये गैर इंसानी जो है सलूक किया जाता है। आपको मालूम है कि बहुत सारे मामला संगीन नहीं होते, ख़ास तौर पे सरहदों से लगे इलाकों में। जी जी। अब देखिए, नेपाल से लाखों की तादाद में लोग आते हैं जाते हाँ। हैं। कहा जाता है कि बिहार से लगी नेपाली सरहदों, जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ सब्ज़ी तरकारी ख़रीदते हैं, वहाँ से पेट्रोल ख़रीदा जाता है नेपाल से। नेपाल के लोग यहाँ आते हैं, अपना सामान बेच के जाते हैं। तो इतने मतलब ये कि वहाँ पे भी बहुत बड़े पैमाने पे आवाजाही है। वो सरहदी इलाका है वो भी। तो देखिए, ये तो हर ज़माने में हर मुल्क के साथ ये होता है। अब देखिए, हमेशा से ट्रंप ने अपना इलेक्शन लड़ा था तो मेक्सिको का हवाला दे के लड़ा था कि मेक्सिको से दरारंदाजी हो रही है, मैं दीवार बना दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जैसे जो है, जो अपने आप को दुनिया का जो है ताकतवर तरीन मुल्क बोलता है, जो अपने आप को जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा होशियार मुल्क समझता है, जो अपनी दिफा पे बहुत ही जो है फ़ख्र करता है, जो अपनी निगरानी का जो निज़ाम है जासूसी का, उस पर बहुत फ़ख्र करता है, सब कुछ करने के बावजूद दरारंदाजी के मामले पे वो लोग बेबस हैं। जी हाँ। मैक्सिको से दरारंदाजी होती है, कनाडा से दरारंदाजी होती है। अमेरिका में मौके हैं, मौके की सरजमीन उसे कहा जाता है, वहाँ रोजगार के लिए लोग जाते हैं। अगर वहाँ दरारंदाजी करते हैं लोग तो ये उसमें कुछ जान भी है। हमारे पास हम अंदाजा कीजिए कि लाखों की तादाद में लोग भूख का शिकार है, इफलास का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, बीमारियों का शिकार है, शराब नोशी का शिकार है। और आप अंदाजा कीजिए कि हर रोज़ सड़क हादसात में हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। हर चीज़ तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है, तो लोग क्यों दरअंदाजी करेंगे। दरअंदाजी वहाँ करते हैं जहाँ पर दौलत होती है, जहाँ दौलत होती है, जहाँ मौके होते हैं, जहाँ से दौलत कमाने का उनको मौका मिलता है। तो बहरहाल ये मसला यहाँ पे यकीनन जो है बहुत बड़ा मसला नहीं है। जैसा कि जो है देखिए, कौमी सलामती का मसला है तो नो कॉम्प्रोमाइज़। जी जी। लेकिन इस तरह की सियासत हुकूमतों को भी नहीं करनी चाहिए जिसमें कौमी सलामती का मसला ना हो। हुकूमत बखूबी जानती है कि क्या दरअंदाजी हो रही है, कैसी दरअंदाजी हो रही है, इस दरअंदाजी से हुकूमत का क्या नुकसान हो रहा है या फिर सिक्योरिटी का क्या नुकसान हो रहा है, सभी हुकूमत को पूरी तरीके से मालूम है। देखिए, इससे पहले भी जो है मसले पैदा हुए थे, अभी भी ये मसले अपनी जगह बाकी हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरह का अनरेस्ट है, जिस तरह से वहाँ पे जो है एक नया बहरान पैदा हुआ है, इस बहरान के चलते अब ये हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो बहुत एहतियात से काम ले, बहुत ही जो है हालात में गहरी नज़र रखी जाए। और वहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा जो है मसला ये हो गया है कि इससे पहले जो एहतजाज था वो शेख हसीना के ख़िलाफ़ था, शेख हसीना के करप्शन के ख़िलाफ़ था। लेकिन अब जो एहतजाज हो रहा है, अब उस एहतजाज में हिंदुस्तान मुखालिफ उनसर भी गालिब आ गया है। जी हाँ, जी हाँ। तो एक ये अलग टर्न दिया गया है, एक अलग टर्न दिया गया है। तो ये एक जो है एक बड़ी तशवीश है ये। तो इस पे गहरी नज़र रखने की अब ज़रूरत है। और वैसे भी जहाँ तक बांग्लादेश में हिंदू आबादी का सवाल है, तो ये बांग्लादेश के मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हिंदू भाइयों की हिफाजत करें। क्योंकि देखिए, इंसानियत के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है और बहैसियत मुसलमान आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पड़ोसियों की हिफाजत करें। ये ना देखें कि पड़ोसी किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि आप जिस अंदाज़ में पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, उसी तरह अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे। अब आप अगर पड़ोसियों पर जुल्म करेंगे, पड़ोसियों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला भी आपको ठुकरा देगा, आपसे राज़ी नहीं होगा, आपसे नाराज़ हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मुसलमान सबके लिए एक यानी एक रहमत बनकर आता है मुसलमान। और मुसलमान के हाथों से, मुसलमान की ज़बान से, मुसलमानों की आँखों से सब महफूज रहते हैं। ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, बांग्लादेश के जो हालात हैं इंतहाई ख़तरनाक हालत है, धमाकों हालात है। वहाँ पर हिंदुस्तान के मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत पैदा हो गई है। अवामी लीग जो शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है, उसके दफातर पर और प्रो इंडिया जो मीडिया है उसके दफातर पर हमले किए जा रहे हैं, नजर आतिश किए जा रहे हैं। और शेख मुजीबुर रहमान के मकान को भी तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, नजर आतिश कर दिया गया है। इस तरह की इत्तलात आ रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि गैर मुस्लिम भाई को जिंदा जला दिया गया हुजूमी तशद्दुद की शक्ल में। और अब नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, अमित शाह को और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एहसास हो रहा होगा कि ये जो बीमारी हुजूमी तशद्दुद की
हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ पैदा की गई वो बीमारी अब बांग्लादेश में मुंतकिल हो गई, यानी हुजूमी तशद्दुद का वायरस जो है बांग्लादेश मुंतकिल हो चुका है। अब देखना है कि क्या हालात होते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक शरीफ उस्मान हादी का सवाल है, उनके जो कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने कम से कम 14 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिसमें कुछ खवातीन भी शामिल है। तो बहरहाल हम चलते हैं एक और खबर की जानिब। नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी ने बार बार ये इल्जाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान नेक्सस है, यानी गठजोड़ है, साजबाज है, और इलेक्शन कमीशन के नतीजे में बीजेपी मुख्तलिफ रियासतों में इख्तिदार हासिल कर रही है। इलेक्शन कमीशन में इस कदर हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी के इन इल्जामात का जवाब दे। यहां तक कि हालिया अरसे के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को चैलेंज कर दिया था कि वो उनके साथ वोट चोरी के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करे या मुबाहिस करे। तो बहरहाल उन्होंने अपने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का हवाला भी दिया था, जिसमें पावर प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने बवांगे दहल बताया था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को हेराफरी के जरिए, वोट चोरी के जरिए कामयाब करता जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन गुस्से में आता है, फिर खामोश बैठ जाता है। ना राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत उसमें है और ना ही अदालत से रुजू होने की वो जुर्रत कर सकता है। आखिर क्यों नहीं करता, इस सिलसिले में हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के जो इल्जामात है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई दे रही है। इसलिए कि आप अंदाजा कीजिए कि बिहार असेंबली इंतखाबात में 243 असेंबली नशस्तों में से बीजेपी और जेडीयू और उसके इत्तेहादियों ने 200 से ज्यादा नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। अखिलेश यादव हो या फिर आप देखेंगे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या राहुल गांधी हो, तमाम के तमाम ने यही कहा कि दाल में कुछ काला है और यहां पर वोट चोरी बड़े पैमाने पर की गई है, नतायज में हेरा फेरी की गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। अब आपको बता दूं राहुल गांधी के इल्जामात में हक सच्चाई क्यों दिखाई दे रही है, इसलिए दिखाई दे रही है कि एनडीए के एक इत्तेहादी है और वो इत्तेहादी है नितिन राम मांझी। नितिन राम मांझी रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर है और कुछ अरसे तक नीतीश कुमार के क़याम में उन्होंने बहैसियत चीफ मिनिस्टर काम किया और उन्हें ओहदे का इस कदर शौक लग गया कि उन्होंने नीतीश कुमार को भी अहमियत देने से इनकार कर दिया। तब उन्हें ओहदे से हटा दिया गया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी कायम की। अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर बीजेपी को, इलेक्शन कमीशन को और ऐसे लोगों को जो वोट चोरी में मुलविस है बेनकाब कर दिया है। उन्होंने एक जलसे में कहा कि 2019 के असेंबली इंतखाबात में मेरे पार्टी के एक उम्मीदवार तकरीबन 2700 वोटों से हार रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने डीएम को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन करने के साथ ही मेरे जो साथी थे वो कामयाब हो गए जो 2700 वोटों से हार रहे थे। इस मरतबा भी वो 1600 वोटों से हार गए, अगर वो मुझे फ़ोन करते तो कामयाब हो जाते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हेरा फेरी है, वोट चोरी है और डीएम को क्या इख्तियार हासिल है कि वो हारने वाले को जिता दे। देखिए, आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में रियाज साहब कि रात में 9 बजे तक की ये रिपोर्ट थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है अक्सरियती आंकड़े तक पहुंच गई है। जी जी, उनका जो है 113 तक जो है उनका आंकड़ा पहुंच गया था, जबकि जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि 114 वहाँ का जादुई जो है आदत है। मतलब ये कि तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई थी और वो अपने बल पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए थे। ये रात में 8 बजे की खबर है और रात में 10 बजे फिर अचानक जो है एक बहुत बड़ा मतलब एक चेंजेस आते हैं और तेजस्वी यादव के 13 एमएलए, जिनमें से बेशतर के ताल्लुक से ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जीत गए हैं इलेक्शन, 13 एमएलए अचानक हार जाते हैं और उनके मुखालिफिन महज जो है 100, 200, 500 वोटों से जीत जाते हैं। तो रातों रात में 10 से 12 बजे के बीच में चेंजेस आए और फिर उसके बाद जो है तेजस्वी यादव की पार्टी जो आरजेडी है, हमारे लालू प्रसाद यादव की जो है जमात है, ये पार्टी जो है हार जाती है, सेकंड पोजीशन में आ जाती है और फिर जेडीयू और बीजेपी इक़्तिदार में आ जाते हैं। ये बड़ा खेल वहाँ पे जो है हुआ था। तेजस्वी यादव ने उस दिन उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी धांधली भी है और इस धांधली के ख़िलाफ़ जो है मैं बहुत सारे सबूत रखता हूँ और मैं जो है जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट वगैरह, बहुत हंगामा किया था। लेकिन अफसोस का मुकाम ये हुआ कि दूसरे दिन सुबह वो भी शांत हो गए।
या फिर उन्हें शांत करवा दिया गया। क्या ये क्या था हालात वहाँ के नहीं पता है। अब देखिए, अब 2025 के इलेक्शन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंट थे। उनके जलसों में लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे और लोगों ने भी कहा था कि हम नीतीश कुमार से उकता गए हैं और हम चेंज चाहते हैं। और लोगों ने कहा था कि अब चाहते हैं कि हम नौजवान क़यादत को मौका दिया जाए। तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया था इंडिया ब्लॉक ने, तो बिहार के लोगों ने कहा था कि हम तेजस्वी यादव को जो है चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और तेजस्वी यादव ने भी लोगों से 2 अहम वादे किए थे। एक वादा उन्होंने ये किया था कि रोज़गार सभी को मिलेगा, बिहार हर घर से हर घर में एक आदमी को रोज़गार मिलेगा। दूसरा उन्होंने वादा ये किया था कि बिहार से जो हिजरत का सिलसिला है, नकल मकानी का सिलसिला है, लोग बिहार से दूसरी, देखिए अलमिया बिहार का ये है कि बिहार से लोग अमेरिका कनाडा नहीं जाते। जी हाँ, बिहार से लोग आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, मुख्तलिफ शहरों में आप जाइए, किसी भी शहर में जाइए आपको बिहार का वासी मिलेगा। तो मसला ये है कि 2 वक्त की रोटी के लिए इन बिहार वासियों को जो है अपने ही मुल्क में, अपने रियासत से जो है नकल मकानी करनी पड़ती है। तो तेजस्वी ने ये कहा था कि छठ पूजा के लिए, उस ज़माने में इलेक्शन के दौरान में छठ पूजा का त्यौहार आया था, जो बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और मुल्क में जहाँ कहीं बिहार के वो निवासी होते हैं, बिहार के लोग होते हैं, बिहार के शहरी होते हैं, वो लोग इस त्यौहार के लिए बिहार आते हैं। उस ज़माने में भी ये बड़ी खबर छपी थी कि ट्रेनों की छतों पे बैठ के लोग सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। बदतरीन इंतज़ाम है ट्रेनों का, नाखिस्तरीन जो है इंतज़ाम है, और कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं। बहरहाल वो एक अलग मौजू है। तो तब उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव ने कि ये लोग जो आए हैं ये वापस नहीं जाएंगे, इनको बिहार ही में रोज़गार मिलेगा। लेकिन अफसोस के जो है रिज़ल्ट आता है तो बिहार की वो पार्टी जो दूसरी बड़ी पार्टी थी तेजस्वी यादव की, वो 20 तक सिमट के रह जाती है। कितनी अफसोस की बात है। कांग्रेस जो बिहार की सबसे एक बड़ी पार्टी थी, और ऐसा मालूम हो रहा था कि कांग्रेस और तेजस्वी मिलके जो है हुकूमत बनाएंगे, वो 6 सीटों पे आके सिमट जाती है कांग्रेस। तो इस तरीके से वहाँ पे जो हुआ है उसको लेके महाराष्ट्र के जो है संजय रावत हैं, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि बिहार में एक बार फिर जो है बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन, वोटिंग मशीन और जो है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिली भगत करके जो है वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर ली है और लोगों को धोखा दिया गया है, वोटों की बड़े पैमाने पे चोरी की गई। देखिए कैसा घेर के लाया गया, अचानक SIR वहाँ पे लागू किया गया, SIR में उलझाया गया। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे जो भी सिचुएशन आई तो वहाँ पे हुकूमत फिर से आ गई नीतीश कुमार की, वो नीतीश कुमार की जिनके बारे में बिहार के लोगों में बड़ी नाराज़गी पाई जाती है कि 20 साल से जो है ये है इक़्तिदार में, साहब इक़्तिदार हैं और इनके दौर में जिस तरह के काम होने चाहिए थे नहीं हुए हैं। तो बहरहाल जो है वो सिचुएशन से बिहार गुज़र के जा रहा है। और यकीनन देखिए अभी जो पार्लियामेंट में हंगामा हो रही थी ख़ास तौर पे मनरेगा को लेके, ये एक जानिब जो है बिहार में SIR के मामले पे जो है बड़े हंगामे हो रहे हैं और चोरी का मसला देखा जा रहा है। दूसरी जानिब यूपी और बंगाल में भी जो है SIR के मामले जो है सामने आए हैं और नीतीश माफ़ कीजिएगा अखिलेश यादव ने जो है खुल के कहा है कि वहाँ पे SIR में लिस्ट बनाने में धांधलियाँ की गई हैं और बहुत बड़े पैमाने पे हेरा फेरी हुई है। बहरहाल ये तो अब आम आदमी देखेगा जिनका वोट कटा है, जिनका नाम कटा है, अब वो लोग जो है कैसी भागम दौड़ करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह के हालात हैं ये तशवीश पैदा करते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट का इजलास जो सरमाई इजलास था ख़त्म हो गया इजलास। 5 बिल तो लोगों का कहना है कि हमारे कह रहे थे, क्या नाम है उनका, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, वो दो अंदाज में कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जब हमारी 30 तारीख को जब कुल जमाती इजलास हुआ था तो उसमें 12 बिल लाने की बात की गई थी, 12 बिलों पे बात हुई थी। तो उनका कहना है कि 5 बिल तो लाए नहीं गए। जी। और जो बिल लाए गए उसमें हमको जो है वंदे मातरम और जो है
गांधी जी में उलझा दिया गया। जी जी तो ये जो है सूरत हाल पार्लियामेंट की कर दी गई है। जी जी हर महाज पे, हर लेवल पे जो है एक अजीब तरह की जो है सूरत हाल पैदा की जा बेचैनी रही का है। माहौल पाया जाता जी है। वैसे भी बिल्कुल। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक जयराम रमेश जो कांग्रेस के तर्जुमान का सवाल है, उन्होंने जिस अंदाज में बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, और आप देखेंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपोजिशन कायदीन ने स्पीकर ओम बिरला के जो कमरा है उसमें मुलाकात की, चाय नोशी की। और लेकिन एक बात ये है कि चाय नोशी की क्या जहर का घूंट पिया है, ऐसा लगता है मुझे। आप अंदाज़ा कीजिए कि शांति एक बिल लाया गया है जिसके तहत जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है वो खानगी पार्टियों के लिए खोल दिया गया है। इंतहाई हसास ये सेक्टर है, और अब आप देखेंगे कि ये कौन किया है, किसने किया है, ये नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपने दोस्तों के लिए किया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अडानी और अंबानी इस सेक्टर में कूद पड़ेंगे। पहले ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब 1988 में अडानी मंजर-ए-आम पर आए थे तो सिर्फ 5 लाख रुपए से उन्होंने अपने बिजनेस का आगाज़ किया, और आज उनकी जो दौलत है वो तकरीबन 83 या 84 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। तो ये किस लिए पहुँची है, इसके बारे में खुद राहुल गांधी कहते हैं कि हम दो हमारे दो जो है वो धूम मचाए हुए हैं और वो हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। हम दो कौन हैं, हमारे दो कौन हैं, हम इशारा दे रहे हैं, आप समझ लेना। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार के बारे में जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि अवाम उनसे उकता गए थे। बेशक अवाम उनसे उकता गए थे, लेकिन नतायज कुछ और आए। ताहम अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार खुद अपने आप से उकता गए हैं। कभी हंस रहे हैं, कभी किसी के हाथ को पकड़ रहे हैं, कभी किसी का नकाब खींच रहे हैं, कभी किसी की अजीब व गरीब नजरों से देख रहे हैं। तो बेचारे हो सकता है कि 2-4 महीने के मेहमान हैं और उसके बाद बीजेपी उस ओहदे पर फायज हो जाएगी जो आज यानी नीतीश कुमार फायज हैं। यानी मेहमान है का मतलब यह है कि उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया जाएगा कि वो खुद ओहदे चीफ मिनिस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे, अपने घर का रास्ता देखेंगे, ये कहा जाता है। क्योंकि जो ज़ईफ़ी होती है, इंसान जहनी तौर पर ज़ईफ़ नहीं होना चाहिए। जो कमज़ोरी होती है, इंसान जहनी तौर पर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उसकी सोच व फिक्र वो सेहतमंद होना चाहिए, तब कहीं जाकर वो कौम और मिल्लत की खिदमत कर सकता है, किसी बच्ची का निकाब नहीं खींच सकता। तो बहरहाल आपको बता दें कि बिहार से ये खबर आ रही है, डॉक्टर नुसरत परवीन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार के दारुल हुकूमत पटना के चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में एक तकरीब मुनक्किद होती है। वहाँ पर आयुष के डॉक्टर्स को तकर्रुरनामे हवाले किए जाते हैं। इस बच्ची का नंबर आता है, इस खातून का नंबर आता है, यानी नुसरत परवीन का नंबर आता है, और चीफ मिनिस्टर अचानक अपना हाथ बढ़ाते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से, और फ़ौरन उस खातून डॉक्टर का नकाब खींच लेते हैं और उससे पहले कहते हैं ये क्या है। ऐसे ये पूछ रहे थे ये क्या है, इन्हें घूंघट में फ़र्क मालूम है और ना ही मैं समझता हूँ कि नकाब में फ़र्क महसूस करते हैं। और यही नकाब वाले थे, यही बुरखापोश ख़वातीन थे जिन्होंने नीतीश कुमार को 10 में से कई मरतबा इख्तियार दिलाया था। तो बहरहाल अब वहाँ से खबर आ रही है, और वो भी आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना जो है वो हॉस्पिटल जो है उसके प्रिंसिपल हैं डॉक्टर महफूजुर रहमान। उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन के शौहर से बात की, उनके दोस्तों से बात की, उनके अरकान ख़ानदान से बात की। तो इस बात का पता चला कि कल यानी 20 दिसंबर से नुसरत परवीन ज्वाइन कर लेंगी अपनी ड्यूटी, और पहले वो पटना तिब्बी कॉलेज में ज्वाइन करेंगी, फिर उसके बाद जहां उनकी पोस्टिंग हुई है वो वहां पर चले जाएंगी। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि नुसरत परवीन ने अच्छा कदम उठाया है और अच्छा फैसला किया है, क्योंकि एक अजीब व गरीब शख्स के लिए आप अपनी नौकरी की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह, उसे बेचारे को तो मैं समझता हूँ कि कुछ मालूम ही नहीं होता, और एक तरफ ये लड़की, ये खातून जो है वो तो ज्वाइन कर रही है ड्यूटी, और दूसरी तरफ वो कहता है कि भाड़ में जाए अगर ये लड़की यानी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इल्तिजा जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने ये बात कही है। तो आप अंदाज़ा कीजिए एक मरकज़ी वज़ीर इस तरह की बातें कर रहा है। खुद मुझे भी अफसोस हो रहा है कि इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन हालात इस कदर यानी ख़तरनाक हो गए हैं कि इनको ईंट का जवाब अगर पत्थर से नहीं देंगे तो ये खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि बकवास करते रहेंगे और इंतहाई फहूश कलामी करते रहेंगे। एक मरकज़ी वज़ीर इस तरह की बेहुदा बातें करता है तो उसे भी सबक सिखाना ज़रूरी है, और उसको सबक इस तरह से सिखाया जा सकता है कि नुसरत परवीन ज्वाइन करे ड्यूटी, और फिर इन दोनों को सबक सिखाए, नीतीश कुमार को भी और गिरिराज सिंह को भी, जो अपना बदज़बानी
के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर थी पटना से और हमने आपको पटना की खबर सुनाई है। लेकिन एक और खबर की जानिब आपके को लिए चलते हैं। तेलंगाना ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ देखिए या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में देखिए, मध्य प्रदेश देखिए और पड़ोसी रियासतों में देखिए कि नक्सलाइट्स का जो खतरा है वो बहुत ही भयानक समझा जाता था। लेकिन अमित शाह ने कहा कि हम नक्सलाइट्स का सफाया कर देंगे और वज़ीर आज़म ने कहा जो भी उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाता है या फिर अवाम की बहबूद की बात करता है, तरक्की की बात करता है और यानी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और ख़वातीन की जो इस्मतें लूटी जा रही हैं उसके खिलाफ बात करता है, तो मोदी कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल हैं। तो बहरहाल खबर ये आ रही है कि तेलंगाना के जो CPI माविस्ट ग्रुप है उसका कैडर जो है तकरीबन 41 नक्सलाइट्स ने हथियार डाल दिए हैं पुलिस के सामने, तेलंगाना पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। और आपको बता दूं कि इन नक्सलाइट्स पर 1.46 यानी 1,46,00,000 रुपए के इनामात थे। अब ये 41 नक्सलाइट्स में तकसीम कर दिए जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 24 आतिशी असला इन्होंने पुलिस के हवाले किए हैं और 700 एमिनेशन जो थे वो भी हवाले कर दिए हैं। अब देखना यह है कि नक्सलाइट इस तरह अपने आप को हवाले कर रहे हैं तो क्या नक्सलाइट तहरीक दम तोड़ रही है, ये एक सवाल पैदा होता है सज्जा साहब। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन एक बड़ा सवाल है कि जैसा कि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का इलाका, झारखंड का इलाका, जी जी, ये ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर ज़िला था उस ज़िले में नक्सलाइट्स का बहुत ज़्यादा असर था। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से लेके तेलंगाना और आंध्रा के जो है जंगलाती इलाकों तक जो है नक्सलाइट का नेटवर्क फैला हुआ था। लेकिन जो है हालिया दिनों में नक्सलाइट्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, एक्शन लिए गए, उन इनकाउंटर में उनको मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया। बहरहाल जो कुछ भी हुआ एक बड़े पैमाने पे फोर्सेस ने जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। साथ ही साथ उनको मैसेज भी पहुँचाया जाता रहा कि अगर आप हथियार डाल देंगे, कौमी धारे में आ जाएंगे तो फिर जो है हुकूमत उनकी मदद करेगी आम जिंदगी गुजारने के लिए। वैसे भी देखिए नक्सलाइट्स का एक लंबी तारीख रही है, नाइंसाफ़ी, समाजी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, सरमायादारों के जो है जुल्म के ख़िलाफ़, जागीरदारों के जुल्म के ख़िलाफ़ और जो है ज़मींदारों के जुल्म के ख़िलाफ़ ये लोग जो है हथियार उठाते रहे हैं। बहुत लंबी तारीख है। आप बैंडिट क्वीन को आप देखेंगे, जी हाँ, जी हाँ, आप जो है फूलन देवी का जो फूलन देवी को आप देखेंगे, आप जो भी मतलब एक है आप तारीख उठा के देखिए, एक लंबी नक्सलाइट्स की तारीख रही है कि जो है इनके बारे में कहा जाता है कि लोग जो है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हथियार उठाते हैं। और यकीनन एक ज़माना था कि ये नक्सलाइट्स का खौफ बहुत बड़ा खौफ था, हुकूमतें भी थर्राती थे नक्सलाइट से, उनके खौफ से। और कहा जाता है कि जहाँ जहाँ नक्सलाइट का असर था गाँवों में ख़ास तौर पे, वहाँ वहाँ किसी ज़मींदार को, किसी ठेकेदार को, किसी सरमायादार को, किसी जो है वहाँ के इलाके के सियासतदान को हिम्मत नहीं होती थी कि वो आम लोगों के पे जुल्म करे, उनको बंधुआ मजदूर बनाए। देखिए आमतौर पे होता ही है कि खेतों में लोगों को, गांव के लोगों को बंधुआ मजदूर बना के काम लिया जाता था, रहा है, एक जो है हिंदुस्तान की तारीख रही है। तो बहरहाल एक तो ये है कि अब नक्सलाइट्स का दौर ख़त्म हो गया जी। और दूसरा ये है कि अब उनको भी लगने लगा है कि आखिर कब तक हम जंगलों की ज़िंदगी गुजारेंगे जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसकी कोई समत नहीं है, जिसका कोई सुकून नहीं है। तो खौफ की, तशद्दुद की और इस तरह की ज़िंदगी गुजारने से ऐसा मालूम होता है कि नक्सलाइट्स भी उब गए हैं, जिसके नतीजे में जब जो है ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो नक्सलाइट्स भी बड़े पैमाने पे हथियार डालने की जो है के लिए आगे आ रहे हैं। जी जी। तो यकीनन देखिए अगर हुकूमत वाकई संजीदगी से काम करे, ईमानदारी से काम करे, जैसा कि माजी में नक्सलाइट्स का ये शिकायत थी कि हमसे ये कहा जाता था कि आपको कौमी धारे में लाया जाएगा, आपको आम ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाएगी, आपको जो है एक आम शहरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो अब हुकूमतों को चाहिए कि जो नक्सलाइट्स आ रहे हैं हथियार डालने के लिए, तो उनकी वाकई उनकी अमन पसंद ज़िंदगी को
यकीनी बनाने के लिए हुकूमतों को भी मदद करने की ज़रूरत है। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचाते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर दो बड़ी ताकतें हैं। अगर GHMC की बात करते हैं, BJP और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आप ये भी बता दें कि जहाँ तक पॉलिटिक्स होती है इंतहाई गंदी होती है, इसमें डीलिंग्स होती हैं, सीक्रेट डीलिंग्स होती हैं, खुफिया मामलतें होती हैं, सौदे किए जाते हैं, नशिस्तों के सौदे किए जाते हैं कि हम इतने लेंगे आप उतने ले लें। तो बहरहाल आप देखा कि एक दूसरे की ये मदद भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आवाम के सामने ऐसा दिखता है कि एक दूसरे के दुश्मन है और ये अपने मज़हब का नाम लेते हैं तो वो अपने मज़हब का नाम लेते हैं। तो इस तरह की बातें चलती हैं और फिर आवाम को बेखूब बना दिया जाता है और आवाम बेखूब भी बन जाती है। तो बहरहाल GHMC इंतखाबात के सिलसिले में किशन रेड्डी मरकज़ी वज़ीर है, उनके क़यामगाह वाक़ दिल्ली में जो क़यामगाह है वहाँ पर एक इजलास मुनक़िद हुआ और उस इजलास में BJP के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जो 8 अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने शिरकत की, जिसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय जो करीमनगर से मुंतखब हुए हैं, फिर D अरविंद आप देखेंगे कि यह निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट है, इसी तरह आप इटाला राजेंद्र रहे थे वहाँ पर, मेदक के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन भी मौजूद थे। तो इन लोगों ने कहा कि GHMC इंतखाबात के लिए एक खुसूसी हिकमत अमली तय की जाएगी और तमाम 8 अरकान पार्लियामेंट मुत्तहिदा तौर पर GHMC पर कब्ज़े के लिए कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर सियासी डीलिंग हो जाती है और जो हदबंदी होती है वो भी सियासी डीलिंग के तहत होती है, सौदेबाजी के तहत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आवाम कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाम कहते हैं और जो माहिरीन है, जो सियासी पंडित है वो कहते हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो शहर हमारा मेयर हमारा कहती थी उसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ 150 वार्ड्स की बजाय 300 वार्ड्स कर दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए एक नई हदबंदी जो है शहर में की जा रही है, मुख्तलिफ 3 जो है 27 बल्दियात को मिला रहे हैं। बिल्कुल 3 जो है कॉरपोरेशन यहाँ पे शहर में बन रहे हैं और 3 मेयर होंगे, 3 इलाके होंगे। बहुत सारे जो है जो बलदी हल्के जात हैं ख़ास तौर पे जो है जहाँ पे कॉरपोरेशन के हदूद में नहीं थे, GHMC के हदूद में जो इलाके नहीं थे, उन इलाकों को भी अब GHMC के हदूद में शामिल किया जा रहा है। उसके बाद असर हदबंदी हो रही है। तो यकीनन अब आने वाले दिनों में ये मालूम होगा कि जो है इससे किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन यकीनन जो है इस नई हदबंदी में हैदराबाद की क्या पोजीशन होगी, पुराने शहर की क्या पोजीशन होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और हम देखेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।